हेलो एवरीवन। तो आज हम डिस्कस करेंगे जीपैट का 2021 का क्वेश्चन पेपर। ठीक है, इसमें साथ में एक्सप्लेनेशन, हम जो एमसीक्यू हमारे क्वेश्चन है उनके साथ में एक्सप्लेनेशन भी डिस्कस करेंगे। शुरू करते हैं। पहला हमारा क्वेश्चन है, हीमोफीलिया ए इज कॉज ड्यू टू द रिडक्शन इन द क्वांटिटी और एक्टिविटी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग क्लॉटिंग फैक्टर। हीमोफीलिया ए जो होता है वो कॉज होता है ड्यू टू द रिडक्शन इन द क्वांटिटी और एक्टिविटी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग क्लॉटिंग फैक्टर। कौन से क्लॉटिंग फैक्टर की कमी की वजह से हमारा हीमोफीलिया ए कॉज होता है। ऑप्शन हमारे विटामिन के, क्लॉटिंग फैक्टर 4, क्लॉटिंग फैक्टर 8, क्लॉटिंग फैक्टर 9। ठीक है, तो किस क्लॉटिंग फैक्टर की कमी की वजह से हमारा हीमोफीलिया ए कॉज होता है। एक्सप्लेनेशन है इसमें। हीमोफीलिया हमारा जो कॉमन हेरिडिटी कोगुलेशन ब्लड डिसऑर्डर, पहले हीमोफीलिया के बारे में पढ़ लेते हैं। हीमोफीलिया क्या है? हमारा कॉमन हेरिडेटरी कोगुलेशन ब्लड डिसऑर्डर है। इसमें क्या होता है, ब्लड का कोगुलेशन नहीं होता, मतलब कि ब्लीडिंग अगर हो रही है, कहीं कट लग गया है तो ब्लीडिंग होती रहती है, ब्लीडिंग रुकती ही नहीं है, तो उस कंडीशन को कहते हैं हीमोफीलिया। ठीक है, अब ये किसकी वजह से होता है? ड्यू टू द डिफिशियंसी और रिड्यूस एक्टिविटी ऑफ क्लॉटिंग फैक्टर 8 और 9। अगर क्लॉटिंग फैक्टर 8 और 9 की एक्टिविटी कम हो जाए या उसकी डेफिशिएंसी कमी हो जाए तब ये हीमोफीलिया कॉज होता है। अब यहाँ पे ऑप्शन में हमारा क्लॉटिंग फैक्टर 8 भी दिया हुआ है और क्लॉटिंग फैक्टर 9 भी दिया हुआ है, बट क्वेश्चन में क्या पूछा? हीमोफीलिया ए किसकी कमी से कॉज होता है। ठीक है, आगे देखते हैं। इट इज़ अ ब्लीडिंग डिसऑर्डर डैश दिस डिसऑर्डर इज़ अ एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर। ये जो डिसऑर्डर है ये हमारा एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर है। ठीक है, एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर। इसके टाइप्स हमारे हीमोफीलिया दो टाइप्स के हैं, हीमोफीलिया ए और हीमोफीलिया बी। हीमोफीलिया ए जो है वो हमारा होता है डेफिशिएंसी ऑफ कोगुलेशन फैक्टर 8। अगर 8 कोगुलेशन फैक्टर की कमी हो जाए तो हमारा हीमोफीलिया ए कॉज होता है। और हीमोफीलिया बी जिसको हम कहते हैं क्रिसमस डिजीज़ भी कहते हैं, ये तब होता है जब हमारे कोगुलेशन फैक्टर 9 की डेफिशिएंसी हो जाए। तो अगर हमारे क्वेश्चन में क्या था? हीमोफीलिया ए। हीमोफीलिया ए हमारा किसकी कमी से है? क्लॉटिंग फैक्टर 8। तो इसका राइट ऑप्शन हुआ हमारा क्लॉटिंग फैक्टर 8। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा और अगर क्वेश्चन में आए हीमोफीलिया बी किसकी डेफिशिएंसी से होता है, तो क्लॉटिंग फैक्टर 9 की डेफिशिएंसी से। हीमोफीलिया ए एंड हीमोफीलिया बी आर इनहेरिटेड इन एन एक्स-लिंक्ड रिसेसिव पैटर्न एसोसिएटेड विद दिस कंडीशन आर लोकेटेड ऑन द एक्स क्रोमोसोम विच इज़ वन ऑफ द 2 सेक्स क्रोमोसोम। ये जो हीमोफीलिया ए और हीमोफीलिया बी जो है ये एक्स लिंक रिसेसिव एक्स क्रोमोसोम की वजह से होते हैं, जो हमारे एक्स क्रोमोसोम पे होते हैं उनकी वजह से, क्योंकि हमने पढ़ा अभी ऊपर पढ़ा ये एक्स लिंक रिसेसिव डिसऑर्डर है। ठीक है, हमारे क्रोमोसोम होता है एक्स वाई, तो ये एक्स लिंक रिसेसिव डिसऑर्डर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डायनेमिक वेपर सॉर्प्शन आइसोथर्म इज अ प्लॉट ऑफ ए वर्सेस बी। ठीक, क्वेश्चन नंबर, डायनेमिक वेपर सॉर्प्शन DVS जो आइसोटोम है वो प्लॉट है किस ए वर्सेस बी का। कौन सी ए वर्सेस बी? ए हमारे ये दिए हुए हैं, ठीक है, ये सारे ए दिए हुए हैं और ये हमारे बी दिए हुए हैं। तो ए वर्सेस बी कौन सा ए की जगह आएगी, कौन सी बी की जगह आएगी? तो ऑप्शन देखते हैं। क्रिस्टलाइजेशन, पीक एनर्जी, बी है हमारा परसेंटेज रिलेटिव ह्यूमिडिटी। ठीक है, सेकेंड हमारा परसेंटेज चेंज इन मास, और बी है हमारा परसेंटेज रिलेटिव ह्यूमिडिटी। तीसरा है ए है हमारा क्रिस्टलाइजेशन पीक एनर्जी, और बी है हमारा परसेंटेज चेंज इन मास। तो वो पहले हम डायनेमिक वेपर्स ऑप्शन के बारे में पढ़ लेते हैं। तो डायनेमिक वेपर्स ऑप्शन होता क्या है? डायनेमिक वेपर्स ऑप्शन DVS जो है ग्रेविमेट्रिक टेक्निक है। कौन सी टेक्निक है? ग्रेविमेट्रिक टेक्निक है एक। ठीक है, जो मेज़र करती है क्वांटिटी एंड हाउ क्विकली वाटर वेपर इज एब्जॉर्ब। क्वांटिटी को मेज़र करती है और कितनी जल्दी वाटर वेपर हमारा एब्जॉर्ब होता है या एब्जॉर्ब किया जाता है ड्रग से। ड्रग जो एब्जॉर्ब करती है कितनी जल्दी वाटर वेपर है, तो ये होती है हमारी डायनेमिक वेपर सॉर्प्शन DVS। DVS हमारी ग्रेविमेट्रिक टेक्निक है और ये मेज़र करती है कितनी जल्दी हमारी कितनी क्वांटिटी और कितनी जल्दी हमारा वाटर वेपर एब्जॉर्ब कर लेती है ड्रग। The instrument consisted of a micro balance housed inside a temperature controlled chamber। इंस्ट्रूमेंट में हमारा माइक्रो बैलेंस हाउस रहता है जिसमें हमारा टेम्परेचर कंट्रोल चैम्बर होता है। ह्यूमिडिटी वॉज कंट्रोल्ड वाया स्विचिंग वॉल्व। जो ह्यूमिडिटी होती है उसको हम कंट्रोल करते हैं स्विचिंग वॉल्व के ज़रिए से, विच कंट्रोल द फ्लो ऑफ ड्राई गैस। जो ड्राई गैस का फ्लो का कंट्रोल करती हैं थ्रू अ ह्यूमिडिफिकेशन के ज़रिए से।
नेक्स्ट पॉइंट है द इंस्ट्रूमेंट वॉज कैलिब्रेटेड फॉर टेकिंग द डेलिक्वेशंस पॉइंट ऑफ सोडियम ब्रोमाइड। सोडियम ब्रोमाइड के डेलिक्वेशंस पॉइंट को लेने के लिए इंस्ट्रूमेंट को कैलिब्रेट कराया जाता है। डायनेमिक वेपर सॉर्प्शन आइसोथर्म, जो डायनेमिक वेपर सॉर्प्शन आइसोथर्म है वो इज अ प्लॉट ऑफ परसेंटेज चेंज इन मास वर्सेस परसेंटेज रिलेटिव ह्यूमिडिटी। ठीक है, तो इसका हमारा आंसर है जो डायनेमिक वेपर सॉर्प्शन के अंदर हम जो कम देखते हैं वो मास और रिलेटिव ह्यूमिडिटी के बीच में देखते हैं। ठीक है, ये हमारा ग्राफ दिया हुआ है एक। ठीक है, ये हमारा ग्राफ दिया हुआ है, इसमें रिलेटिव ह्यूमिडिटी हमारी इधर आएगी। ठीक है, और हमारा वेट जो आएगा यानी कि मास इधर आएगा। तो आप देख सकते हैं इसमें जो है किस तरह से हमारा चेंज आएगा डायनेमिक रिलेटिव ह्यूमिडिटी और वेट का जब हम ग्राफ बनाएंगे आइसोथर्म का। ठीक है, तो डायनेमिक वेपर सॉर्प्शन क्या था हमारा, ग्रेविमेट्रिक टेक्निक्स थी जो मेजर करती है क्वांटिटी और हाउ क्विकली वाटर वेपर एब्जॉर्ब होता है हमारे ड्रग से। और ये किन किन के बीच में होता है, मास के और रिलेटिव ह्यूमिडिटी के बीच में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा एंडोजीनियस ओपाइड पेप्टाइड्स। एंडोजीनियस ओपाइड पेप्टाइड, ये हमारा एक क्वेश्चन आया था इस टॉपिक से। ठीक है, तो अब हम जो हैं कुछ क्वेश्चन जो डायरेक्टली टॉपिक से आए हैं तो उनके खाली टॉपिक ही डिस्कस कर लेंगे। एंडोजीनियस ओपाइड पेप्टाइड में हम देखते हैं दे आर 3 फैमिलीज ऑफ एंडोजीनियस ओपाइड पेप्टाइड। 3 फैमिली होती हैं एंडोजीनियस ओपाइड पेप्टाइड की जो रिलीज़ होती है हमारी बॉडी में इन रिस्पॉन्स टू पेन। बॉडी के पेन के रिस्पॉन्स में हमारी ओपाइड पेप्टाइड की 3 फैमिली रिलीज़ होती हैं जो हमारी है एंकीफेलिन्स, एंडोर्फिन और डायनोर्फिन। एंकीफेलिन, एंडोर्फिन और डायनोर्फिन। अब ये क्या होते हैं, एंडोर्फिन क्या होती है, एंडोर्फिन जो है हमारी बीटा एंडोर्फिन विच इज़ ड्राइव फ्रॉम प्रो ओपियो मेलानोकॉर्टिन। POMC शॉर्ट फॉर्म है, प्रो ओपियो मेलानोकॉर्टिन से ड्राइव होती है हमारी बीटा एंडोर्फिन विच ऑल्सो गिव राइज टू MSH एडिनोकॉर्टिकोट्रॉफिक हार्मोन ACTH एंड 2 लिपोप्रोटीन। तो इन चीज़ों को ये बनाती हैं एंडोर्फिन जो होती हैं, गिव राइज टू MSH ACTH एंड 2 लिपोट्रोफिन्स। देखते हैं एंकीफेलिन्स क्या होती है। एंकीफेलिन्स हमारे मिथ्योनिन एंकीफेलिन जो हम लिखते हैं METAENK। ठीक है, एंड ल्यूकाइन एंकीफेलिन LEUENK। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पेंटापेप्टाइड है। ठीक है, ये पेंटापेप्टाइड होती है, पेंटा बनी 5। ठीक है, तो एंकीफेलिन में हमारे क्या पढ़ा, मिथ्योनाइन एंकीफेलिन एंड ल्यूकाइन एंकीफेलिन, ये हमारी मोस्ट इंपॉर्टेंट पेंटापेप्टाइड है। डायनोर्फिन में हम देखते हैं डायनोर्फिन A एंड B, DYNA और DYNB आर 8 to 17 अमाइनो एसिड। ये जो होती हैं डायनोर्फिन A और B जो होती हैं ये 8 से 17 अमाइनो एसिड ठीक है, डायनोर्फिन A और डायनोर्फिन B जो होती हैं वो हमारे 8 से 17 अमाइनो एसिड पेप्टाइड होती हैं जो हमारी ड्राइव होती हैं प्रोडीनॉर्फिन से, जिसके अंदर हमारे 3 LUE मतलब कि ल्यूकाइन एंकीफेलिन रेसिड्यूज भी होते हैं। तो ये था हमारा एंडोजीनियस ओपाइड पेप्टाइड। एंडोजीनियस ओपाइड पेप्टाइड हमारे तब रिलीज़ होते हैं जब पेन के मतलब बॉडी में जब पेन होता है उसके रिस्पॉन्स में हमारे ये 3 एंडोर्फिन, एंकीफेलिन और डायनोर्फिन रिलीज़ होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा मैच द फॉलोइंग वैक्सीन अंडर कॉलम A विद देयर रेस्पेक्टिव कंटेंट अंडर कॉलम A। अब वैक्सीन को हम कॉलम सेकंड, जो कॉलम फर्स्ट की वैक्सीन है उसको कॉलम सेकंड से जो उसके भी रिलेटेड होगा उससे मैच करेंगे। वैक्सीन दी हुई है OPV ओरल पोलियो वैक्सीन, टाइफाइड, TAB टिटनेस, BCG वैक्सीन। ठीक है, OPV ओरल पोलियो वैक्सीन हमारी आएगी लाइव वायरस से रिलेटेड है, ओरल पोलियो वैक्सीन। तो हमारा OPV जो रिलेट कर रही है हमारी लाइव वायरस से। इसमें जो BCG है इसकी फुल फॉर्म है बैसिलस कामेटिक ग्वारेंट। ठीक है, अब हमारे जो टाइफाइड है, टाइफाइड हमारी किल्ड बैक्टीरिया से रिलेट कर रही है, किल्ड बैक्टीरिया टाइफाइड। और टिटनेस हमारी जो है वो हमारी टॉक्साइड
से रिलेट कर रही है, और BCG जो है हमारी वो हमारी लाइव बैक्टीरिया से। अब हमारे जो बैक्टीरिया कुछ होते हैं वो बैक्टीरिया, लाइव बैक्टीरिया के लिए हमारी वैक्सीन होती है, कुछ किल्ड बैक्टीरिया के लिए होती हैं। अब वैक्सीन को वैक्सीन क्या होते हैं, वैक्सीन जो प्रोवाइड करते हैं एक एंटीजेनिक स्टिमुलस प्रोवाइड करती हैं डेट डज नॉट कॉज डिजीज़। वैक्सीन प्रोवाइड करते हैं एक एंटीजेनिक स्टिमुलस प्रोवाइड करती हैं जो डिजीज़ कॉज नहीं करता बट प्रोड्यूस करता है लॉन्ग लास्टिंग प्रोटेक्टिव इम्यूनिटी। ठीक है, लॉन्ग लास्टिंग प्रोटेक्टिव इम्यूनिटी प्रोड्यूस करता है जो वैक्सीन होती है। इसमें क्या होता है, हम वैक्सीन में हम या तो लाइव किल्ड वायरस यूज़ करेंगे या लाइव वायरस यूज़ करते हैं। मतलब कि उसकी जो टॉक्सिसिटी होती है उसको हटा देते हैं। ठीक है, अब वो जैसे ही हमारे वायरस हमारे बॉडी में जाएगा तो बॉडी के अंदर हमारी एंटीबॉडीज़ बननी शुरू हो जाएंगी उसके अगेंस्ट में। ठीक है, अब बॉडी में तो हमारी आर्मी रेडी हो जाएगी। अब फिर जैसे ही कोई भी वायरस या बैक्टीरिया वगैरह आएगा और हमारी बॉडी में तो पहले से ही एंटीबॉडीज़ बनी हुई हैं, तो वो है उस वायरस को किल कर देंगी। तो ये हमारा मैकेनिज़्म रहता है वैक्सीन का। ठीक है, अब और वैक्सीन के बारे में पढ़ते हैं। और ओरल पोलियो वैक्सीन, जिसको हम सेबिन वैक्सीन भी कहते हैं, इट इज़ अ लाइन एटीन्यूएटेड वायरस वैक्सीन। ये जो होती है लाइन एटीन्यूएटेड वायरस वैक्सीन होती है, एंड इनोकुलेशन ऑफ एटीन्यूएटेड लाइन पॉलिसी। ठीक है, इट वॉज डेवलप बाय एल्बर्ट साबिन। ये ओरल पोलियो वैक्सीन को डेवलप किया था एल्बर्ट साबिन ने, इसलिए इसको साबिन वैक्सीन भी कहते हैं और इसको ओरली एडमिनिस्ट्रेट करते हैं। नेक्स्ट है हमारी BCG। BCG की फुल फॉर्म है बैसिलस कामिटी ग्वेरिन। ये भी लाइव एटीन्यूएटेड बैक्टीरियल वैक्सीन है, मतलब इनमें लाइव वायरस होता है। कौन सा, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। BCG हमारे कौन से लाइव कौन सा बैक्टीरिया होता है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। नेक्स्ट है टाइफाइड, TAB से जिसको रिप्रेजेंट करते हैं। इट इज़ अ मिक्स पॉलीवैलेंट वैक्सीन। ये जो टाइफाइड वाली टैब वाली वैक्सीन जो होती है ये मिक्स पॉलीवैलेंट वैक्सीन है। इसमें हमारे किल्ड बैक्टीरियल वैक्सीन होती है हमारे सैल्मोनेला टाइफाई की, स्पारा टाइफाई ए और एस्पारा टाइफाई बी, इन सब की मिक्स होता है इस वैक्सीन के अंदर, इसलिए हमने इसको कहा गया पॉलीवैलेंट। क्या क्या होता है इसमें, किल्ड बैक्टीरियल वैक्सीन ऑफ सैल्मोनेला टाइफाई किल्ड फॉर्म में होता है, एस्पारा टाइफाई ए होता है, एस्पारा टाइफाई बी होता है, यानी सैल्मोनेला पाराटाइफाई ए, सैल्मोनेला पाराटाइफाई बी। इट इज़ गिवन इन द प्रोफाइलेक्सिस की में दी जाती है एंटेरिक इन्फेक्शन में, मतलब डिजीज़ से पहले बचने के लिए। नेक्स्ट है हमारा टॉक्साइड आर द प्रोटीन। वो प्रोटीन होते हैं, प्रोटीन टॉक्सिन्स होते हैं जो मॉडिफाइड होते हैं टू रिड्यूस द टॉक्सिसिटी। ठीक है, टॉक्साइड हम इस तरह से मॉडिफाई होते हैं ताकि वो टॉक्सिसिटी को कम कर सकें विदाउट सिग्निफिकेंटली अल्टरिंग द इम्यूनोजेनिसिटी। और वो ये जो होते हैं टॉक्साइड ये ज़्यादा अल्टर नहीं करते, मतलब चेंज नहीं लाते इम्यूनोजेनिसिटी में। दे आर प्रिपेयर फ्रॉम एक्सोटॉक्सिन विच डिफ्यूज़ एक्ट फ्रॉम द सेल ड्यूरिंग नॉर्मल मेटाबॉलिज्म। ये जो होते हैं प्रिपेयर्ड होते हैं एक्सोटॉक्सिन से जो डिफ्यूज़ होते हैं हमारे सेल से नॉर्मल मेटाबॉलिज्म के दौरान, मेटाबॉलिज्म प्रोसेस के टाइम पे। एक्सोटॉक्सिन प्रोड्यूस फ्रॉम कोरिनोबैक्टीरियम डाइफ्थेरा, क्लास्ट्रोडियम टिटैनी। ठीक है, जिसको हम कहते हैं टिटनस टॉक्साइड जो है हमारा क्लास्ट्राइडियम टिटैनी, तो इनसे हमारे प्रोड्यूस होते हैं। ठीक है, कोरिनोबैक्टीरियम डिफ्थेरिया और क्लास्ट्रीडियम टिटनाई ये प्रोवाइड करते हैं एक्टिव इम्यूनोटॉक्साइड जो होते हैं, प्रोवाइड करते हैं एक एक्टिव इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं। दे आर डिटॉक्सिफाइड एक्सोटॉक्सिन, ये डिटॉक्सिफाइड एक्सोटॉक्सिन है। डिटॉक्सिफिकेशन इज डन यूजिंग फॉर्मल्डिहाइड और एलम। डिटॉक्सिफिकेशन जो कराई जाती है वो फॉर्मल्डिहाइड और एलम से कराई जाती है। डिटॉक्सिफिकेशन प्रोसेस रिमूव कर देता है टॉक्सिसिटी बट रिटेन एंटीजेनिसिटी। डिटॉक्सिफिकेशन जो प्रोसेस है ये टॉक्सिसिटी को तो रिमूव कर देगा मगर एंटीजेनिसिटी है उसको रखता है। नेक्स्ट है हमारा असावा एंड अरिस्थावा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा आया था इस टॉपिक में से आया था असावा एंड अरिस्था। इसके बारे में पढ़ते हैं। असावा और अरिस्था हमारे प्रोसेस होते हैं किससे, बाय सोकिंग द ड्रग इन पाउडर फॉर्म। जब ड्रग को हम पाउडर फॉर्म में सोक करते हैं तब, और डिवॉक्शन फॉर्म में।
ठीक है, इन द सॉल्यूशन ऑफ शुगर के सॉल्यूशन में और जैगरी के सॉल्यूशन में फॉर ए स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम, थोड़ी देर के लिए, टू अंडरगो फर्मेंटेशन, ताकि वो फर्मेंटेशन में जाए। ठीक है, असावा और इश्टा हमारे प्रोसेस होता है बाय सोकिंग द ड्रग इन पाउडर फॉर्म और डिकॉक्शन फॉर्म में इन द सॉल्यूशन ऑफ शुगर और जैगरी, शुगर और जैगरी की सॉल्यूशन में थोड़ी देर के लिए फॉर स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम टू अंडरगो फर्मेंटेशन। ड्यूरिंग सोकिंग इट अंडरगो फर्मेंटेशन, जब सोकिंग हो रही होती है तो ये फर्मेंटेशन में जाता है, जनरेटिंग एल्कोहल एंड इन प्रोसेस फैसिलिटिंग एक्सट्रैक्शन ऑफ एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट कंटेन इन ड्रग। ठीक है, जनरेट कराता है अल्कोहल को और प्रोसेस में फैसिलिटेट करता है एक्सट्रैक्शन ऑफ एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट के प्रोसेस को फैसिलिटेट करता है जिसमें हमारी ड्रग्स होती हैं। अल्कोहल सो जनरेटेड ऑल्सो सर्वर एज अ प्रिजर्वेटिव इन द प्रोडक्ट। अल्कोहल जो होता है जनरेट होता है एक सर्वर की तरह है, प्रिजर्वेटिव की तरह काम करता है, मतलब कि उसकी लाइफ टाइम बढ़ाता है। प्रिजर्वेटिव मानी जैसे बैक्टीरिया वगैरह से उनको प्रोटेक्ट करेगा, उनकी स्टेबिलिटी भी बढ़ाता है। ऑन द अदर हैंड भास्मास है विच इज़ अनदर आयुर्वेदिक प्रिपरेशन है। भास्मा जो है अनदर आयुर्वेदिक प्रिपरेशन है जिसमें हमारे पाउडर्ड फॉर्म में होते हैं, क्या होते हैं, सब्सटेंस ऑब्टेन बाय कैल्सिनेशन। जो पाउडर फॉर्म में सब्सटेंस आते हैं जो हमारे ऑब्टेन होते हैं कैल्सिनेशन से। ठीक है, तो ये था हमारा असावा एंड अरिष्ठा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द फॉलोइंग क्लासिफिकेशन ऑफ हर्बल ड्रग गिव बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ बायोसिंथेटिक पाथवे इन द ड्रग। ठीक है, कौन सी फॉलोइंग हर्बल ड्रग की क्लासिफिकेशन है जो ज़्यादा बढ़िया अंडरस्टैंडिंग देती है बायोसिंथेटिक पाथवे की। पहला है बॉटनिकल क्लासिफिकेशन, दूसरा है टैक्सोनॉमिकल, तीसरा है टैक्सोनॉमिकल और चौथा है हमारा केमिकल। तो इसका राइट ऑप्शन है हमारा कीमोटैक्सोनॉमिकल। अब इसके बारे में पढ़ लेते हैं कीमोटैक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन क्या होती है। दिस सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन रिलाइज ऑन द केमिकल। ये जो सिस्टम है क्लासिफिकेशन का रिलाई करती है केमिकल की सिमिलैरिटी पे ऑफ अ टैक्सॉन की केमिकल सिमिलैरिटी पे रिलाई करती है। डेट इज इट इज़ बेस्ड ऑन द एग्जिस्टेंस ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन कॉन्स्टिट्यूएंट इन द वेरियस प्लांट। ये बेस करती है रिलेशन एग्जिस्टेंस पे किसकी, रिलेशनशिप बिटवीन कॉन्स्टिट्यूएंट इन वेरियस प्लांट। जो कॉन्स्टिट्यूएंट वेरियस प्लांट में जो कॉन्स्टिट्यूएंट होते हैं उनकी रिलेशनशिप की एग्जिस्टेंस पे बेस करती है। द कैरेक्टर्स विच आर फ्रिक्वेंटली स्टडीड इन कीमोटैक्सोनॉमी, जो फैक्टर्स हमारे फ्रिक्वेंटली स्टडी पढ़े जाते हैं कीमोटैक्सोनॉमी में, वो सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स हैं फार्मास्यूटिकल सिग्निफिकेंस के लिए, जैसे एल्कोलाइड, फ्लेविनॉइड, ग्लाइकोसाइड वगैरह। ठीक है, दिस नॉलेज सर्व्स ऑन बेसिस फॉर क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रग। ये जो नॉलेज होती है ये हमारे ड्रग्स की क्लासिफिकेशन कराती है। प्रोवाइड द स्कोप फॉर अंडरस्टैंडिंग द रिलेशनशिप बिटवीन केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट। ये प्रोवाइड करती है स्कोप फॉर अंडरस्टैंडिंग, इन सबसे हमें अंडरस्टैंडिंग मिलती है रिलेशनशिप बिटवीन केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट के बीच में। ठीक है, देयर बायोसिंथेसिस, उनके बायोसिंथेसिस किस तरह से है पॉसिबल, उनके एक्शन क्या हो सकते हैं, उनके केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट के बीच में रिलेशनशिप क्या हो सकती है। तो ये सारी चीज़ें हमें इन सब चीज़ों से पता लगती है। एग्जांपल है इसमें ट्रोपेन एल्कोलॉइड आर जनरली प्रेजेंट इन सोलेनेसी। ट्रोपेन एल्कोलॉइड जो होते हैं हमारे सोलेनेसी फैमिली में होते हैं। ठीक है, जो सर्व करते हैं कीमोटैक्सोनॉमिक मार्कर की तरह काम करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा डिस्ट्रीब्यूशन इन परफ्यूजन रेट लिमिटेड इन केस ऑफ डैश ड्रग। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन जो होगा परफ्यूजन रेट लिमिटेड में वो कौन से ड्रग्स में होगा। एग्जांपल है आयोनिक, लिपोफिलिक, पोलर और वाटर सॉल्युबल। अब पता है डिस्ट्रीब्यूशन जो सबसे, मतलब अगर हम कोई ड्रग की बात करें तो सबसे ज़्यादा उसकी सॉल्युबिलिटी किस चीज़ में होती है, वाटर में होगी उसकी सॉल्युबिलिटी या लिपिड में होगी। ठीक है, तो ये पता ही होगा सबको कि ड्रग की जो सॉल्युबिलिटी ज़्यादा होती है वो हमारी लिपिड में होती है। ठीक है, तो इसलिए जो ड्रग हमारी लिपोफिलिक होगी वो ज़्यादा सॉल्युबल होगी और जो ज़्यादा सॉल्युबल होगी तो उसका डिस्ट्रीब्यूशन भी हमारा ज़्यादा होगा, उसका परफ्यूजन रेट भी हमारा ज़्यादा होगा। परफ्यूजन रेट के बारे में पढ़ते हैं। परफ्यूजन रेट इज़ डिफाइंड एज द वॉल्यूम ऑफ ब्लड डेट फ्लोज पर यूनिट टाइम। परफ्यूजन रेट जो है वो हमारा वॉल्यूम ऑफ ब्लड है जो फ्लो होता है एक यूनिट टाइम में, पर यूनिट वॉल्यूम में किसी भी टिश्यू में। ठीक है, पर यूनिट टाइम और पर यूनिट टिश्यू में हमारा जो वॉल्यूम ऑफ ब्लड होता है फ्लो होता है। इट इज़ एक्सप्रेस इन ml पर मिनट पर ml ऑफ टिश्यू। ये हमारा एक्सप्रेस होता है ml में ml पर मिनट पर ml ऑफ टिश्यू। डिस्ट्रीब्यूशन इन परमेबिलिटी रेट लिमिटेड, जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है परमेबिलिटी रेट लिमिटेड में वो कब होता है, जब ड्रग हमारी आयनिक होती है, पोलर होती है, वाटर सॉल्युबल होती है। द हाईली सेलेक्टिव फिजियोलॉजिक बैरियर से रेस्ट्रिक्ट कर देते हैं डिफ्यूजन, ड्रग के डिफ्यूजन को सेल के अंदर। नेक्स्ट डिस्ट्रीब्यूशन इस परफ्यूजन रेट लिमिटेड वैन, जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है परफ्यूजन रेट लिमिटेड में वो तब होता है जब ड्रग हमारी हाईली लिपोफिलिक होती है। ठीक है, और हमने यहाँ देख लिया डिस्ट्रीब्यूशन परमेबिलिटी रेट। अगर परमेबिलिटी रेट लिमिटेड है
ठीक है, क्वेश्चन किसी भी तरह से बन सकता है। अगर परमिएबिलिटी रेट लिमिटेड है तो हमारा ड्रग जो होगी वो आयोनिक होगी, पोलर होगी, वाटर सॉल्युबल होगी। और अगर डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो परफ्यूजन रेट लिमिटेड में पूछ रहा है तो हमारी वो ड्रग जो होगी हाईली लिपोफिलिक होगी। तो दोनों चीज़ों में आप ध्यान से रखना कि क्वेश्चन क्या पूछा गया है। द मेम्ब्रेन अक्रॉस विच द ड्रग कैन डिफ्यूज इज हाईली परमेबल। जो मेम्ब्रेन अक्रॉस हमारी ड्रग के क्रॉस डिफ्यूज़ होती है वो हाईली परमेबल होती है, सच एस कैपिलरीज एंड मसल। जैसे कैपिलरीज और मसल हमारी हाईली परमेबल होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। द मैच द टाइप ऑफ टर्पीन विद एग्जाम्पल। टाइप ऑफ टर्पीन को हमें मैच करना है एग्जाम्पल के साथ। हमारे टर्पीन दिए हुए हैं मोनोटर्पिन, डाइटर्पिन, सिस्क्वाटर्पिन और टेट्राटर्पिन। मैं इनमें ये बता दूँ, मोनोटर्पिन जो होते हैं उनका फॉर्मूला यहाँ बताया हुआ C10H6 होता है S16, और डाइटर्पिन जो कि दुगने हैं उनसे यानी C20H32, और जो हमारे टेट्राटर्पिन है वो दो के बीच दुगने हैं मतलब C40H64। और ये जो सिस्क्वाटर्पिन होती है ये हमारे 1.5 होते हैं, जैसे मैंने यहाँ मेंशन कर रखा है 1.5, यानी मोनोटर्पिन और इसके आधे यानी कि 15 C15H24। ठीक है, ये याद रहेगा मोनोटर्पिन कौन से हैं, डाइटर्पिन कौन से हैं, फिर टेट्राटर्पिन, सिस्टर्पिन। तो इसको मैच करना है हमारे। तो यहाँ हमारे दिए हुए हैं कौन कौन सी ड्रग इनमें आएंगी मोनोटर्पिन में। ठीक है, मोनोटर्पिन में हमारी आएंगी कैम्फर, अल्फा, ट्राइपिनॉल, लिमोनियन, थाइमोल, मेंथोल, कार्बोन, यूकैलिप्टोल और पैरेल्डिहाइड। ठीक है, डाइटर्पिन में हमारी टैक्सोल आएगी, स्लेरिन आएगी, कैप्डोन आएगी, एबिटेंस आएगी, टेक्साडाइन आएगी। ठीक है, ये हमारी आएंगी डाइटर्पिन में। क्वाटरपिन में हमारी आएंगी जिंगीबेरिन, अल्फा बीसाबोलिन और बीटा कैरीफेरेडिन। ट्राइटर्पिन में हमारी आएगी ओलियोनेंस, लेसेन और टेराक्सिरेन और टेराक्सेस्टेन। और टेट्राटर्पिन में आएगी लाइकोपिन, बीटा कैरोटीन और ल्यूटीन। तो ये सारी हमने क्लास में देख लिया मोनोटर्पिन में कौन सी आएगी, डाइटर्पिन में। तो इनमें से हमारे कोई सी भी एक ड्रग दी हुई है तो उससे हमें मैच करना है। जैसे हमारे पूछा गया था मोनोटर्पिन में हमारी कौन सी आई, कैम्फर। तो मोनोटर्पिन में हमारी आ गई कैम्फर। ठीक है, अब दूसरा हमारा डाइटर्पिन में हमारी कौन सी आई, डाइटर्पिन में हमारी टैक्सोल आ गई, टैक्सोल जैसे दिया हुआ है टैक्सोल। ठीक है, और सिस्क्वाटर्पिन में हमारी कौन सी आएगी, जिंगीबेरन यहाँ गिवन है। तो ये सारी ड्रग आपको याद होनी चाहिए। तो इनमें से कोई सी भी ड्रग दे देगा उसको मैच करने को कह सकते हैं। ठीक है, ऐसे ही टेट्राटर्पिन में हमारी कौन सी आए, लाइकोपिन। ये हमारी दी हुई लाइकोपिन, बीटा कैरोटीन और ल्यूटीन, ये सारी हमारी आएंगी टेट्राटर्पिन में। तो ये डिफरेंट डिफरेंट तरह के टर्पीन्स हैं। अब ये दी हुई है क्लासिफिकेशन दी हुई है नंबर 1 2 3 4 5 6 7 नंबर ऑफ कार्बन एटम के हिसाब से 10, 15, 20, 25, 30, 40 और 40 से ज़्यादा। वॉल्यूम जो होगी एन जो होंगे नंबर वो 2, 3, 4, 5, 6, 8 और 8 से ज़्यादा। हमारी क्लास क्या है, मोनोटर्पिन, सिस्क्वाटर्पिन जो हमारी 1.5 है 1.5। ठीक है, जैसे 10 है तो 15 होगी। और ये डाइटर्पिन मोनो का दुगना, सिस्टर्पिनॉइड, ट्राइटर्पिनॉइड, टेट्राटर्पिनॉइड और पॉलीटर्पिनॉइड। ये इन सबके फॉर्मूले में आप स्क्रीनशॉट लेके इसको नोट कर लेना या फिर मेरे को मैसेज कर देना। मैं टेलीग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, आपको वहाँ से मिल जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। द इंग्रेडिएंट यूज इन रबर आर गिवन बिलो विद एग्जाम्पल। जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो आया था जीपैट के पेपर में 2021 में, वो इनमें से आया था। मतलब इंग्रेडिएंट दिए हुए हैं जो हमारे रबर के फॉर्मेशन में यूज़ होते हैं उनके एग्जाम्पल के साथ। तो उसमें पूछा गया था क्वेश्चन में कि कौन से इंग्रेडिएंट हमारे रबर में यूज़ होते हैं। तो उसका पूरा सब दिए हुए हैं ताकि आपको कोई सा भी यूज़ होता है। जैसे हमारे इलास्टोमर में कौन सा इंग्रेडिएंट यूज़ होता है, नेचुरल रबर, ब्यूटाइल रबर, नियोप्रीन। ये हमारे इंग्रेडिएंट्स हमारे इलास्टोमर बनाने में यूज़ होते हैं। वल्कलाइजिंग एजेंट और क्यूरिंग एजेंट में हमारे सल्फर और पैरोनाइड्स यूज़ होते हैं। एक्सीलरेटर में हमारे जिंक, डाइब्यूटाइल डी थायोकार्बोमेट यूज़ होता है एक्सीलरेटर बनाने में। और एक्टिवेटर बनता है हमारा जिंक ऑक्साइड और स्टेरिक ऑक्साइड से। ठीक है, एंटीऑक्सीडेंट में हम यूज़ करते हैं डाइलॉराइल, थायोडाइप्रोपायोनेट। और प्लास्टिसाइज़र और लुब्रिकेंट में हम यूज़ करते हैं पैराफिनिक ऑयल और सिलिकॉन ऑयल। ठीक है, फिलर्स में हम यूज़ करते हैं कार्बन ब्लॉक और क्ले, बेरियम सल्फेट फिलर। ठीक है, और पिगमेंट्स में हम यूज़ करते हैं इनऑर्गेनिक ऑक्साइड और कार्बन ब्लैक। तो ये सारे आपको याद होने चाहिए ताकि इनमें से कोई सा भी क्वेश्चन पूछ लेता है कि एक्टिवेटर में हमारा कौन सा इंग्रेडिएंट यूज़ होता है। ऑप्शन में ये भी दे देंगे, ये भी दे देंगे, कोई सा भी दे देंगे। तो आपको याद रहना चाहिए एक्टिवेटर में हमारा जिंक ऑक्साइड और स्टेरिक एसिड यूज़ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। लॉन्ग टर्म यूज़ ऑफ थायजाइड डायूरेटिक इन हाइपरटेंशन कैन प्रोड्यूस। जो अगर हम लॉन्ग टर्म यूज़ करेंगे थायजाइड डायूरेटिक का हाइपरटेंशन में, वो हमारे क्या प्रोड्यूस नहीं कर सकता। यहाँ क्वेश्चन में दिया हुआ है एक्सेप्ट। ठीक है, ध्यान में रखिएगा, एक्सेप्ट और नॉट को
क्वेश्चन में दिए हुए हैं या नहीं। तो यहाँ क्या प्रोड्यूस नहीं करेगा हमारा। अगर हम थायजाइड को हाइपरटेंशन में लॉन्ग टर्म यूज़ करेंगे तो हमारे वो हाइपर यूरिशीमिया भी कर सकता है, कॉज कर सकता है, हाइपर लिपिडीमिया भी कॉज कर सकता है, बट हमारा हाइपर कैलेमिया नहीं कर सकता, क्योंकि थायजाइड जो होता है अगर हम उसको डायबिटिक थायजाइड डायबिटिक को हाइपरटेंशन में ज़्यादा यूज़ करेंगे तो वो हाइपोकैलेमिया करेगा, मतलब कम करेगा, यह ना कि हाइपर कैलेमिया। ठीक है, मोड ऑफ थायजाइड का मोड ऑफ एक्शन दिया हुआ है, इट इज़ एक्ट बाय इनिबिटिंग। थोड़ा सा थायजाइड के बारे में पढ़ लेते हैं। थायजाइड जो हमारा एक्ट करते हैं अटैक बाय इनिबिटिंग सोडियम कैल्शियम सिम्पोर्टर पे को इनिबिट करते हैं एट द ल्यूमिनल मेम्ब्रेन में ऑफ अर्ली डिस्टेंट ट्यूब्यूल। जो अर्ली डिस्टेंट ट्यूब्यूल है हमारे उनमें हमारे सोडियम और कैल्शियम सिम्पोर्टर को इनहिबिट करेंगे। ठीक है, साइड इफेक्ट क्या है इनके, लॉन्ग टर्म यूज़ ऑफ थायजाइड। जो अगर हम लॉन्ग टर्म यूज़ करेंगे थायजाइड ड्यूरेटिक का हाइपरटेंशन में वो प्रोड्यूस कर सकता है हाइपोकैलेमिया, ठीक है, हाइपोमैग्नीशियमिया, और वो ये दो चीज़ें हाइपो है मतलब कम कर देगा, पोटेशियम की कमी, मैग्नीशियम की कमी, और हाइपर कैल्शियम, कैल्शियम बढ़ा सकता है बॉडी में, हाइपर शुगर बढ़ा सकता है हाइपरग्लाइसीमिया, और हाइपर लिपिडीमिया कोलेस्ट्रॉल बढ़ा सकता है, हाइपर यूरिकीमिया यूरिक एसिड बढ़ा सकता है यूरिकीमिया। तो ये हमारे कुछ साइड इफेक्ट है थायजाइड को अगर हम लॉन्ग टर्म यूज़ करेंगे थायजाइड डाययूरेटिक को। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा वाइगा बैक्टीरियन प्रोड्यूसेस एंटी इपेलेप्टिक एक्टिविटी। वाइगा बैक्टीरियन प्रोड्यूस करती है एंटी इपेलेप्टिक एक्टिविटी किसके थ्रू। ऑप्शन दिए हुए हैं, जो हमारा सही ऑप्शन है इनहिबिटिंग गाबा ट्रांसअमाइनेज एंजाइम विच डिग्रेड गाबा। तो ये मोड ऑफ एक्शन दिए हुए हैं, इनमें से आपको सही एक्शन चूज़ करना है। ठीक है, वाइगा बैक्टीरियन के बारे में पढ़ लेते हैं पहले। वाइगा बैक्टीरियन जो होती हैं इसके नाम से हमें पता लग रहा है, अगर ये गाबा आया वाइगा बैक्टीरियन में हमारा जो गाबा आया है यानी कि उसका मतलब है गाबा, और जो टी आर आया है उसका मतलब है ट्रांसअमाइनेज, और आई एन जो आया है उसका मतलब है इनहिबिटर। तो इससे आपको याद रहेगा ये क्या है, गाबा ट्रांसअमाइनेज एंजाइम इनहिबिटर है। ठीक है, तो ये उनको गाबा ट्रांसअमाइनेज को इनहिबिट करती हैं वाइगा बैक्टीरियन। ठीक है, इसमें आपको कुछ ज़्यादा याद करने की ज़रूरत नहीं है, ये एक ट्रिक से आपको याद रहेगा। वाइगा बैक्टीरियन ड्रग्स का मोड ऑफ एक्शन देखते हैं, इनहिबिटर ऑफ गाबा ट्रांसअमाइनेज। इनका ये इनहिबिटर है गाबा ट्रांसअमाइनेज का, जो कि हमें इसके नाम से ही पता लग गया, गाबा ट्रांसअमाइनेज और इनहिबिटर। ये वो एंजाइम है जो डिग्रेड करता है गाबा को। ठीक है, तो जो ये गाबा ट्रांसअमाइनेज जो एंजाइम है गाबा की को कम करता है। अगर हम गाबा ट्रांसअमाइनेज एंजाइम को कम कर देंगे तो गाबा की कंसंट्रेशन हम बढ़ा रहे हैं। साइड इफ़ेक्ट क्या है इसके, वेट गेन हो जाएगा, ड्राउसीनेस होगी, डिप्रेशन, मेमोरी डिस्टर्बेंस होगा, डायप्लॉपिया होगा, और कंस्ट्रिक्शन होगा विजुअल फील्ड में। ठीक है, केमिकल एप्लीकेशन काय में यूज़ करते हैं, वाइगा बैक्टीरियन इज़ पर्टिकुलरली यूज़फुल इन इन्फेंटाइल स्पाज्म। जो इन्फेंटाइल स्पाज्म होता है उसमें यूज़ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सब्स्टिट्यूशन कांस्टेंट ऑफ फॉर मेटा बेंजोइक एसिड इज डिनोटेड बाय। जो सब्स्टिट्यूशन कांस्टेंट है मेटा बेंजोइक एसिड का वो डिनोट करते हैं किससे, हमारा ये है ऑप्शन, ये है और ये है और ये है। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं, ये वाला जो होता है इसको कहते हैं हम हैमेट सब्स्टिट्यूशन कांस्टेंट। हैमेट जो है एक तरह से सिग्मा एम है ये। ठीक है, ये पी के एच है, ये भी पी एम और पी एच एम ऐसे करके आप इसको देख सकते हैं। ये हमारा सिग्मा एम जो है इसको हम कहते हैं हैमेट सब्स्टिट्यूशन कांस्टेंट। तो जो सब्स्टिट्यूशन कांस्टेंट है जो हमारा किसके लिए, मेटा बेंजोइक एसिड के लिए जो सब्स्टिट्यूशन कांस्टेंट है उसको हम डोनेट करते हैं हैमेट सब्स्टिट्यूशन कांस्टेंट से। अब हैमेट सब्स्टिट्यूशन कांस्टेंट क्या होता है, ये एक मेज़र करता है इलेक्ट्रॉन के विड्रॉइंग और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग एबिलिटी, इलेक्ट्रॉन की विड्रॉइंग एबिलिटी और इलेक्ट्रॉन की डोनेटिंग एबिलिटी को, किसी भी सब्स्टिट्यूएंट की एबिलिटी को मेज़र करता है, एंड हैज़ बीन डिटरमाइंड बाय मेजरिंग द डिसोसिएशन ऑफ अ सीरीज ऑफ सब्स्टिट्यूटेड बेंजोइक एसिड। और ये डिटरमाइन डिटरमाइन किया जाता है जब हम मेज़र करते हैं डिसोसिएशन ऑफ सीरीज ऑफ सब्स्टिट्यूटेड बेंजोइक। सब्स्टिट्यूटेड जो बेंजोइक एसिड है उसको कंपेयर करते हैं टू द डिसोसिएशन ऑफ बेंजोइक एसिड इटसेल्फ। बेंजोइक एसिड के डिसोसिएशन को के साथ जब हम इसको कंपेयर करते हैं तब जो हमारा डिसोसिएशन होता है उसको मेज़र करते हैं, इससे हम डिटरमाइन कर लेते हैं हैमेट सब्स्टिट्यूशन कांस्टेंट। तो सिंपली आपको ये याद रखना है, मेटा बेंजोइक एसिड में जो कांस्टेंट हमारा यूज़ होता है वो होता है हैमेट सब्स्टिट्यूशन कांस्टेंट, जिसको हम सिग्मा से डिनोट करते हैं। द हैमेट सब्स्टिट्यूशन कांस्टेंट सिग्मा एम फॉर अ पर्टिकुलर सब्स्टिट्यूएंट इज डिफाइंड बाय द फॉलोइंग इक्वेशन। जो हैमेट सब्स्टिट्यूशन कांस्टेंट है किसी भी पर्टिकुलर इक्वेशन के लिए वो डिफाइंड, उसकी इक्वेशन वो ये है। ठीक है, हैमेट सब्स्टिट्यूशन कांस्टेंट इक्वल्स टू लॉग के एम अपॉन के एच इक्वल्स टू लॉग के एम माइनस लॉग के एच। ये इक्वेशन आप इसको नोट कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा द स्प्लिट अप ऑफ टाइम साइकिल ऑफ कार्डिक साइकिल। जो हमारे स्प्लिट
होता है हमारा टाइम साइकिल और कार्डिक साइकिल में, वो कौन सा होता है। इसमें टाइम दिया हुआ है, जो पहला है 0.3 सेकेंड टू 0.5 सेकेंड, ठीक है। वी एस जो होगा 0.3 सेकेंड होगा, वी डी जो होगा 0.5 सेकेंड होगा, और ए एस जो होगा वो 0.1 सेकेंड होगा, और ए डी जो होगा 0.7। तो इसका पहला ही करेक्ट आंसर है ये। देख लेते हैं पहले ड्यूरेशन ऑफ कार्डिक साइकिल में हमारे क्या है। ड्यूरेशन ऑफ कार्डिक साइकिल व्हेन द हार्ट बीट एट नॉर्मल रेट ऑफ 72 पर मीटर। जो हमारा हार्ट है पता ही है 72, एक मिनट में 72 बार बीट करता है। ड्यूरेशन ऑफ ईच कार्डिक साइकिल इज़ अबाउट 0.8 सेकेंड। जो हर एक कार्डिक साइकिल में जो ड्यूरेशन होती है वो 0.8 सेकेंड की होती है। एट्रियल इवेंट्स आर डिवाइडेड इनटू 2 डिवीज़न। जो हमारे एट्रियल इवेंट हैं वो हमारे 2 डिवीज़न में डिवाइड किए गए हैं, और जो हमारे वेंट्रिकल इवेंट है वो भी हमारे 2 डिवीज़न में डिवाइड किए गए हैं। जो एट्रियल इवेंट है जैसे सिस्टोल, पता ही आपको, पहले कॉन्ट्रैक्शन होता है फिर रिलैक्सेशन होता है। कॉन्ट्रैक्शन को हम सिस्टोल कहते हैं और रिलैक्सेशन को डायस्टोल कहते हैं। जो एट्रियल सिस्टोल होगा यानी एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन होगा वो हमारा होता है 0.11 यानी कि 0.1 सेकेंड का, ठीक है। जो एट्रियल डायस्टोल होता है वो होता है हमारा अप्रॉक्स 0.7 सेकेंड का। और वेंट्रिकल में बात करें, वेंट्रिकुलर सिस्टोल हमारा 0.3 सेकेंड और वेंट्रिकल डायस्टोल 0.5 सेकेंड, ठीक है। तो आप इसको याद करने के लिए ऐसे याद कर सकते हैं, A17 और V35। ए जो है वो 1 और 7 है, और V जो है वो हमारा 3 और 5 है, मतलब 1 फिर 3 और फिर 5 और 7। तो इस तरह से आपको याद हो जाएगा। तो इसकी एक ट्रिक है जिसको आप याद करने के लिए ऐसे, अगर ऑड नंबर आप लिखेंगे 1 के बाद ऑड नंबर 3 होता है, फिर हमारा 5 होता है, फिर हमारा 7 होता है। जो हमारा पहला और 7वां है वो है हमारे ए, मतलब कि एट्रियल में जो सिस्टोल और डायस्टोल हो रहे हैं, ठीक है। एट्रियल सिस्टोल, एट्रियल डायस्टोल, ए एस और ए डी। और जो बीच वाले हमारे 3 और 5 हैं ये हमारे वेंट्रिकल और सिस्टोल और वेंट्रिकल डायस्टोल। तो इससे आपको ये याद रहेगा टाइमिंग दोनों का। 1, 3, 1 और 7 जो है मतलब 0.1 सेकेंड, 0.7 सेकेंड जो है हमारे एट्रियल सिस्टोल डायस्टोल है, और 0.3 और 0.5 सेकेंड हमारे क्या है, वेंट्रिकुलर इवेंट्स हैं, मतलब वेंट्रिकुलर सिस्टोल डायस्टोल का टाइम है। थोड़ा सा फेजेस देख लेते हैं हम कार्डिक साइकिल के। फेजेस ऑफ द कार्डिक साइकिल, हमारे जो फेजेस होते हैं कार्डिक साइकिल के वो इस तरह से हैं। पहले एट्रियल सिस्टोल हमारे स्टार्ट होगा, सबसे पहले हमारी पी वेव आएगी, ठीक है। ये हमारा इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम है, हमारा इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ जो होता है, ठीक है। इसमें क्या है, एट्रियल सिस्टोल हमारे स्टार्ट होगा। एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन फोर्सेस ब्लड इनटू द वेंट्रिकल्स। जो एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन हमारा फोर्स करेगा ब्लड को वेंट्रिकल में, तो हमारी आएगी पी वेव, जिसको हम कहते हैं एट्रियल डीपोलराइजेशन, ठीक है। फिर हमारी वेव बनेगी क्यू आर और एस। क्यू आर एस जो बनेगी, जो हम कहते हैं क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स, ये होती है हमारी वेंट्रिकल डीपोलराइजेशन। मतलब अब जो ये कब होता है, जब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेंगे और पुश करेंगे, ए वी वॉल्व पुश करेंगे और ए वी वॉल्व क्लोज होएगा। अब हमारे जो वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट हुआ, हमारे ए वी जो वॉल्व थे, एट्रियो वेंट्रिकुलर वॉल्व, जो यानी एट्रिया और वेंट्रिकल के बीच में जो वॉल्व थे वो क्लोज हो जाएंगे। जैसे ही वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होगा तो हमारा वेव बनेगी क्यू आर एस, तब हमारा होता है वेंट्रिकल सिस्टोल, ठीक है। ये हमारी फर्स्ट फेज़ होता है। सेकंड फेज़ में हमारा क्या होता है, वेंट्रिकुलर सिस्टोल होता है, मतलब वेंट्रिकल जो होंगे वो भी हमारे वेंट्रिकल सिस्टोल में ही हमारा सेकंड फेज़ आता है। इसमें क्या होता है, सेमी लूनर वॉल्व ओपन हो जाएंगे और ब्लड इजेक्ट हो जाएगा। जब हमारा सबसे पहले क्या हुआ, जो हमारे एट्रियो और वेंट्रिकुलर के बीच में जो वॉल्व थे वो बंद हुए। उसके बाद क्या हुआ, जो सेमी लूनर वॉल्व थे हमारे, जो हमारे ब्लड को लेके जाएंगे लंग्स में, वाले वॉल्व खुल जाएंगे और ब्लड हमारा वेंट्रिकल से निकल के पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू पहुंच जाएगा लंग्स में, ठीक है। तो उस टाइम हमारी वेव जो बनेगी वो बनेगी टी वेव, जो हम जिसको हम कहेंगे वेंट्रिकुलर रीपोलराइजेशन। नेक्स्ट हमारा क्या होगा, वेंट्रिकुलर डायस्टोल होगा, मतलब वेंट्रिकल जो होंगे रिलैक्स होंगे, उसमें फिर से दोबारा ब्लड भरेगा। तब क्या होगा, सेमी लूनर वॉल्व जो होंगे वो क्लोज हो जाएंगे और ब्लड फ्लोज इनटू द एट्रिया। फिर ब्लड जो होगा हमारा फ्लो हो जाएगा एट्रियम, मतलब अब लंग्स से ब्लड आ चुका है किसमें, एट्रियम में। वेंट्रिकल डायस्टोल लास्ट, इसमें क्या होता है, बिल्कुल प्लेन लाइन चलती है। वेंट्रिकल डायस्टोल होता है, ये लेट फेज़ है हमारा, ये अर्ली फेज़ था, ये लेट फेज़ है। इसमें क्या होगा, चैम्बर्स हमारे रिलैक्स हो जाएंगे और ब्लड फिल हो जाएगा वेंट्रिकल में, पैसिवली ब्लड फिल होगा। तो ऐसे ही कार्डिक साइकिल हमारी चलती रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, कन्वर्जन ऑफ सूडो स्ट्रेटिफाइड कोलुमनर एपिथेलियम इन क्रोनिक ब्रोंकाइटिस एंड ब्रोंकैक्टेसिस ऑफ कोलुमनर टाइप एपिथेलियम इन एग्जांपल ऑफ विच टाइप ऑफ न्यू मेटाप्लेशिया। कौन से मेटाप्लेशिया में हमारा एग्जांपल पूछा गया है। तो बेसिकली क्वेश्चन क्या पूछा गया है, हम सूडो स्ट्रेटिफाइड कोलुमनर एपिथेलियम जो होगा
वो हमारा कन्वर्ट हो रहा है क्लूमिनर टाइप एपिथेलियम में। कौन सी कंडीशन में? क्रोनिक ब्रोंकाइटिस और ब्रोंकाइटिस में हो रहा है, ठीक है। तो ये किस चीज़ का, कौन से मेटाप्लेसिया का एग्जाम्पल है? एग्जाम्पल है क्लूमिनर मेटाप्लेसिया का। राइट आंसर इसका क्या है? क्लूमिनर मेटाप्लेसिया। क्लूमिनर, अब मेटाप्लेसिया के बारे में पहले पढ़ लेते हैं। मेटाप्लेसिया जो एक रिवर्सिबल चेंज है, ठीक है। मेटाप्लेसिया जो है एक रिवर्सिबल चेंज है जिसमें हमारे एडल्ट सेल में एडल्ट सेल टाइप इज रिप्लेस होता है बाय अनदर एडल्ट सेल टाइप से। एक जो सेल एडल्ट सेल है वो रिप्लेस कर दिया जाता है दूसरे एडल्ट सेल टाइप से। इट इज़ यूजुअली डेवलप्ड इन रिस्पॉन्स टू एबनॉर्मल स्टिमुलाई। एबनॉर्मल स्टिमुलाई के रिस्पॉन्स में ये होता है कि एक सेल दूसरे सेल से रिप्लेस कर दिया जाएगा एंड ऑफन रिवर्ट्स बैक टू नॉर्मल, और फिर वो नॉर्मल में भी रिवर्ट करा जाता है। और रिमूवल ऑफ स्टिमुलस, जैसे स्टिमुलस रिमूव हो जाता है, बट मतलब जब स्टिमुलस रिमूव हो जाएगा तो ये वापस बैक भी हो सकता है। बट व्हेन द स्टिमुलस परसिस्ट फॉर अ लॉन्ग टाइम, अगर स्टिमुलस जो है इंजीरियस स्टिमुलाई जो है वो काफ़ी टाइम तक रहती है, तो एपिथेलियल मेटाप्लेशिया ट्रांसफॉर्म हो जाता है हमारे कैंसर में, ठीक है। मेटाप्लेशिया कैन बी डिवाइड। अब जो मेटाप्लेशिया है वो हमारे क्लासीफाई हो सकता है स्क्वेमस मेटाप्लेसिया में, मतलब एपिथेलियल मेटाप्लेसिया जो है वो क्लासीफाई होगा हमारा स्क्वेमस मेटाप्लेसिया में और क्लूमिनर मेटाप्लेसिया में। इन एपिथेलियल मेटाप्लेसिया, जो एपिथेलियल मेटाप्लेसिया है, मेटाप्लास्टिक चेंज में भी पैची है और डिफ्यूज़, एंड यूजुअली जो एपिथेलियल मेटाप्लेसिया में जो मेटाप्लास्टिक चेंज होगा वो पैची होगा और डिफ्यूज़ होगा और यूजुअली रिजल्ट करेगा रिप्लेसमेंट होएगी उसमें, ठीक है, बाय स्टोरेज बट लेस वेल स्पेसिफाइड एपिथेलियम। नेक्स्ट जो हमारा पहला जो था हमारा एपिथेलियल मेटाप्लेसिया था, और दूसरा जो है हमारा स्क्वेमस मेटाप्लेसिया है। स्क्वेमस मेटाप्लेसिया जो होता है उसमें रिप्लेसमेंट होता है म्यूसिनियस एंडो कर्विकल एपिथेलियम का बाय स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम से, ठीक है। इस स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम हमारी रिप्लेस करा दी जाती है किससे? एंडो सर्विकल एपिथेलियम से। कौन से? थ्रू द प्रोसेस ऑफ सब क्लूमिनर रिजर्व सेल प्रोलिफरेशन और डिफ्रेंशिएशन, ठीक है। सब क्लूमिनर रिजर्व सेल प्रोलिफरेशन और डिफ्रेंशिएशन के प्रोसेस से इनको रिप्लेस करा दिया जाता है। स्क्वेमस मेटाप्लेसिया इज़ अ वेरी कॉमन, स्क्वेमस मेटाप्लेसिया बहुत कॉमन है इन द फॉर्म ऑफ रिप्रोडक्टिव एज के टाइम पे ये काफ़ी कॉमन है, ठीक है। और नेक्स्ट हमारा आता है, पहला था हमारा एपिथेलियल मेटाप्लेसिया और दूसरा था हमारा स्क्वेमस मेटाप्लेसिया और तीसरा हमारा क्लूमिनर मेटाप्लेसिया जो हमारे क्वेश्चन में पूछा गया था। क्लूमिनर लाइन ईसोफेजिस डेवलप व्हेन डैमेज स्क्वेमस म्यूकोसा इन द डिस्टल ईसोफेगस इज रिप्लेस्ड बाय मेटाप्लास्टिक क्लूमिनर। जो क्लूमिनर मेटाप्लेसिया है उसमें जो क्लूमिनर लाइन ईसोफेगस है वो डेवलप होती है जब हमारे डैमेज स्क्वेमस म्यूकोसा डिस्टल ईसोफेगस में रिप्लेस करा दिया जाता है मेटाप्लास्टिक क्लूमिनर म्यूकोसा से, ठीक है। यूजुअली गैस्ट्रोफेगल रिफ्लेक्स इज द फैक्टर। जो गैस्ट्रोफेगल रिफ्लेक्स होता है जो हम कहते हैं GERD के नाम से जानते हैं, गैस्ट्रो ईसोफेगल रिफ्लेक्स डिजीज़ में ये फैक्टर है जो इम्पेयर करता है, इंजीरियस करता है स्क्वेमस म्यूकोसा को, ठीक है। तो ये हमारे थे डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेटाप्लेसिया, एपिथेलियल मेटाप्लेसिया, स्क्वेमस मेटाप्लेसिया और क्लूमिनर मेटाप्लेसिया। स्क्वेमस जो एपिथेलियल मेटाप्लेसिया थे वो हमारे दो टाइप्स थे, स्क्वेमस मेटाप्लेसिया और क्लूमिनर, ये हमारे एपिथेलियल के टाइप से, ठीक है। एपिथेलियल के टाइप थे हमारे ये दोनों, स्क्वेमस और क्लूमिनर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द मेजॉरिटी ऑफ ड्रग डेट लीज बाइंडेड टू एंटीवस्कुलर टिश्यू इज। जो मेजॉरिटी ऑफ ड्रग्स हैं जो लीज डिवाइडेड होती है एंटीवस्कुलर टिश्यू में, वो कौन कौन सी हैं? हमारे ऑप्शन दिए हुए हैं लीवर, मसल, लंग्स और किडनीज। तो सबसे हमें पता है जो टिश्यू ड्रग बाइंडिंग में जो हमारा है सबसे ज़्यादा होती है लीवर में, फिर कम, उससे कम होती है किडनी में, फिर लंग में, फिर मसल में। तो ये ड्रग बाइंडिंग है हमारे। अपार्ट फ्रॉम ह्यूमन सीरम एल्बुमिन ड्रग कैन ऑल बाइंड विद, हमें सब पता है ड्रग सीरम एल्बुमिन में हमारे सबसे ज़्यादा ड्रग बाइंड होती हैं, ठीक है। उससे भी अगर उनकी बात ना करें तो ये जो टिश्यू में जो हमारे ऑर्गन वगैरह में जो बाइंड होती हैं वो सबसे ज़्यादा किस्म होती है लीवर में, फिर किडनी में, फिर लंग में, फिर मसल में। टिश्यू ड्रग बाइंडिंग इज़ इंपॉर्टेंट। टिश्यू ड्रग बाइंडिंग इंपॉर्टेंट है क्योंकि इंक्रीज़ कर देती हैं अपेरेंट वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ड्रग। जो अपेरेंट वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है ड्रग का उसको बढ़ा देती हैं। द टिश्यू ड्रग बाइंडिंग रिजल्ट इन लोकलाइजेशन ऑफ अ ड्रग। जो टिश्यू ड्रग बाइंडिंग होता है वो रिजल्ट करता है लोकलाइजेशन ऑफ ड्रग। जो ड्रग की लोकलाइजेशन होती है एक स्पेसिफिक साइट पे, उसको बढ़ा देता है बॉडी के अंदर, जो रिजल्ट करता है इंक्रीज इन बायोलॉजिकल हाफ लाइफ, ठीक है। जिससे क्या होता है बायोलॉजिकल हाफ लाइफ उनकी बढ़ जाती है। फॉर मेजोरिटी ऑफ ड्रग डेट बाइंड टू एक्स्ट्रा वस्कुलर टिश्यू, जो ज़्यादातर ड्रग जो बाइंड करती हैं एक्स्ट्रा वस्कुलर टिश्यू में, द ऑर्डर ऑफ बाइंडिंग जो
जो ऑर्डर है हमारा बाइंडिंग का, एक्स्ट्रा मस्कुलर टिश्यू में जो ड्रग बाइंड करती है उनका ऑर्डर ये है, लीवर में सबसे ज़्यादा, फिर किडनी में, फिर लंग में, फिर मसल में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कैलिब्रेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन इस टॉपिक में से आया था, कैलिब्रेशन। कैलिब्रेशन क्या होता है? ये डिफाइंड एज प्रोसेस विच इन्वॉल्व ऑब्टेनिंग अ रीडिंग फ्रॉम द इंस्ट्रूमेंट एंड मेजरिंग इट वेरिएशन फ्रॉम द रीडिंग ऑब्टेन फ्रॉम द स्टैंडर्ड इंस्ट्रूमेंट। कैलिब्रेशन में हम यूजुअली मेज़र करते हैं, ठीक है, हम नॉर्मली रीडिंग को निकालेंगे इंस्ट्रूमेंट में से और फिर उसको स्टैंडर्ड से मेज़र करेंगे, ये कहलाता है हमारा कैलिब्रेशन। तो क्वेश्चन जो पूछा गया था वो था हमारा, कैलिब्रेशन ऑफ यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोमीटर इज डन इन 4 स्टेप। तो कितने स्टेप में कराया जाता है, यह क्वेश्चन था हमारा कि इनमें से कौन सा स्टेप है जो हमारा यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोमीटर में आता है। कैलिब्रेशन ऑफ यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोमीटर हमारा कौन से स्टेप से कराया जाता है? सेंट्रल ऑफ कंट्रोल ऑफ वेवलेंथ, कंट्रोल ऑफ एब्जॉर्बेंस, रेजोल्यूशन और स्पेक्ट्रल स्लिट विथ। तो डिफरेंट हमारे क्या है, 4 स्टेप्स हैं जिनमें हमारा कैलिब्रेशन जो होता है यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोमीटर करा जाता है। कौन कौन से स्टेप है दोबारा देखते हैं? कंट्रोल ऑफ वेवलेंथ, कंट्रोल ऑफ एब्जॉर्बेंस, रेजोल्यूशन, स्पेक्ट्रल स्लिट विथ, ठीक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा आया था वो आया था वाउंड हीलिंग से। वाउंड हीलिंग यानी कि कोई भी जख्म वगैरह होता है वो जो हील होता है, ठीक है। इन वाउंड हीलिंग देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ ग्रेनुलेशन टाइप टिश्यू ड्यू टू प्रोलिफरेशन ऑफ द फिब्रोब्लास्ट एंड neovascularization from the adjoining viable element. The newly formed granulation tissue is deep red and granular and very fragile. जो newly formed granulation tissue होता है वो हमारा deep red होता है और granular होता है और very fragile होता है। जो हम देखते हैं जब नया नया जख्म भर रहा होता है वो deep red कलर का होता है। With the time the scar और maturation become pale. तो विद टाइम में जो स्कार होता है वो मैच्योर होता रहता है और पेल और वाइट हो जाता है ड्यू टू इंक्रीजिंग कोलेजन। हम देखते हैं फिर बाद में वो वाइट सा हो जाता है, हल्का सा जो निशान सा पड़ जाता है वो क्यों होता है? इंक्रीजिंग कोलेजन की मात्रा उसमें ज़्यादा हो जाती है और डिक्रीजिंग वस्कुलरिटी कम हो जाती है। तो क्वेश्चन जो आया था वो ग्रेनुलेशन पे पूछा गया था, जो फॉर्मेशन ऑफ ग्रेनुलेशन टिश्यू किस में होता है? वाउंड हीलिंग में होता है, ठीक है। अब जो ये नेक्स्ट टॉपिक है ये हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, ठीक है। तब के लिए थैंक यू। वीडियो को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना और आगे के लिए बने रहना ताकि हम ये सारे जितने भी टॉपिक्स हैं उनको हम अपनी सारी वीडियो में कवर कर सकें। थैंक यू।